हेलो, वेलकम टू मांगलिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे बैठ के लॉकडाउन को वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। जो नहीं पढ़ रहे होंगे वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी भी नहीं करते हो तो फिर इस वीडियो के बाद कर देना, बस कर लेना। अब एक क्वेश्चन है जो हमने दिसंबर 12 का सॉल्व कर रहे हैं। जो क्वेश्चन मुझे दिखते जा रहे थे मैं वो निकालता जा रहा था आपको बताने के लिए। आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन आपको दिख रहा हो CSR में आया हो जो नहीं हो रहा हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको भी सॉल्व करा दूंगा। अभी अपनी तरफ से जो मुझे दिखे थे जल्दबाजी में वो मैंने निकाल लिए। दिसंबर 12 का क्वेश्चन है ये। इसने बोला है द फॉलोइंग पेडिग्री रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट इन एन एक्सटेंडेड फैमिली। तो ये पूरी पेडिग्री उसने दिखा रखी है हम लोग को 4 जनरेशन की। ठीक, इसने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबल मोड ऑफ इनहेरिटेंस एंड विच इंडिविजुअल कंक्लूसिवली डेमोन्स्ट्रेट दिस मोड ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसने क्या बोला, इसने क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा है। इसने बोला कि पहली बात तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, दूसरा इसने पूछा है कि कौन से मेंबर्स हैं, कौन से इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो कंक्लूसिवली हमें बता रहे हैं कि ये ट्रेट यही है। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लो, यहाँ पे ये डिजीज है फादर, बाकी पूरी कैटेगरी सही है। ठीक है, तो इसने बोला है कि मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है और कंक्लूसिवली कौन कौन से मेंबर हमें बता रहे हैं कि मोड ऑफ इनहेरिटेंस इसका यही होगा, कोई और हो नहीं सकता। अब देखो समझदारी वाली बात क्या है कि आप ऑप्शन देखोगे इसमें तो ऑप्शन में इसने 3 चीज़ बोल रखी है। 4 ऑप्शन में इसने केवल 3 ट्रेट बता रखे हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव है ए ऑप्शन में, बी में भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, सी में ऑटोसोमल डोमिनेंट है और डी में एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। यानी कि इसने ऑप्शन में ही 3 चीज़ें दी कि या तो ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है नहीं सोचना पड़ रहा है तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, डोमिनेंट है, फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्राई कर लेते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में क्या है कि अगर दोनों ही एलील स्मॉल डी होंगे तो डिजीज़ होगी, एक भी कैपिटल डी आ गया तो डिजीज़ नहीं होगी, यानी कि इसमें डिजीज़ दिखेगी। ये दोनों क्या होंगे, नॉर्मल। अगर हम बात कर रहे हैं इसकी ऑटोसोमल रिसेसिव की पहले, तो अब देख लेते हैं इस पेडिग्री में ऑटोसोमल रिसेसिव शो हो रहा है या नहीं। तो इतनी कंडीशन को देख के अब यहाँ पर चेक करो। देखो मेल फीमेल का कोई प्रॉब्लम नहीं कि भी यहाँ पर ये सोचो कि मैंने फीमेल बना रखा है, इसको आप मेल भी बना सकते हो, क्योंकि ऑटोसोमल के केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेल या फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात हम ऑटोसोम्स की कर रहे हैं। अब हम क्या करें कि जो चीज़ कंफर्म है पहले उसको लिख लेते हैं। हमें ये कंफर्म ये पता है कि जिसमें भी डिजीज़ दिखेगी, और ऑटोसोमल रिसेसिव केस हम अगर फॉलो कर रहे हैं तो जिसमें भी डिजीज़ दिखेगी उसके पास में दोनों एलील स्मॉल डी होने चाहिए, दोनों एलील स्मॉल डी होने चाहिए, दोनों एलील स्मॉल डी होने चाहिए। जिनमें डिजीज़ नहीं दिख रही है उनमें एक एलील कैपिटल डी तो हो गई, इसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन को फॉलो करता है। उससे पहले हम मदर का जीनोटाइप कंप्लीट कर लेते हैं। उसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करें, हम देखें इसको। अगर हम देख रहे हैं कि ये स्मॉल डी है, इन दोनों का एक प्रोजेनी, तो इसका मतलब इसको एक स्मॉल डी इसके फादर से मिला होगा, एक स्मॉल डी इसकी मदर से मिला होगा। फादर के पास में दोनों स्मॉल डी दिख रहे हैं पेडिग्री के अकॉर्डिंग, तो दूसरा इसको कहाँ से मिला होगा, इसकी मदर से, और मदर के पास में डिजीज़ नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पेडिग्री, तो इसका मतलब उसके पास में डोमिनेंट एलील तो था ही। और क्योंकि इसके प्रोजेनी के पास में एक स्मॉल डी भी गया है इसके पास, तो इसके पास में दूसरा ऑप्शन स्मॉल डी का है। इसके केस में भी देख लो कि अगर ये दोनों स्मॉल डी हैं तो इसको एक इसकी मदर से स्मॉल डी मिला होगा, एक इसको इसके फादर से स्मॉल डी मिला होगा, और क्योंकि दोनों ये नॉर्मल भी हैं तो इसका मतलब इन दोनों के पास में एक डोमिनेंट एलील भी होगा। ठीक, इतने से हमारा काम चल जाएगा। अब हम एक बार पहले देख लेते हैं कि ये पेडिग्री सॉल्व हो पाती है नहीं। अगर हम लोग इन दोनों पेरेंट को देखें तो फादर से केवल हमें स्मॉल डी मिल सकता है एलील, और मदर से हमें कैपिटल डी भी मिल सकता है, स्मॉल डी भी गैमेट मिल सकता है। क्रॉस कराओगे तो कैपिटल डी स्मॉल डी मिलेगा या फिर स्मॉल डी मिलेगा, यानी कि
डिजीज़ हो भी सकती है, डिजीज़ नहीं भी हो सकती, यानी कि ये केस होगा तो डिजीज़ हो जाएगी, मेल हो या फीमेल हो, ये केस होगा तो डिजीज़ नहीं होगी। अब डिजीज़ हो भी रही है, डिजीज़ नहीं भी हो रही है, यानी कि ये वाली प्रोजेनी को देख के ये चीज़ हमें शो हो रही है, यानी कि इतना तो सही है, क्योंकि ये कंडीशन भी देख सकती है नॉर्मल और डिजीज़ भी देख सकती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर ये दोनों पेरेंट हैं तो क्या ये प्रोजेनी पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल है यार। देखो, अगर कैपिटल डी फादर से स्मॉल डी फादर से गैमेट मिल रहा है और मदर से भी कैपिटल डी और स्मॉल डी मिल रहा है, तो अगर आप क्रॉस कराओगे तो कैपिटल डी मिलेगा, कैपिटल डी स्मॉल डी मिलेगा, स्मॉल डी मिलेगा, तो डिजीज़ नहीं होगी, डिजीज़ हो जाएगी। यहाँ दोनों डिजीज़ हो रही है तो इसका मतलब डिजीज़ दिख भी रहा है, दोनों दिख रहे हैं तो उसका मतलब ये पैडिग्री पॉसिबल है, यानी कि ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन तो यहाँ पे शो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन और भी चेक करो कि ऑटोसोमल रिसेसिव तो शो कर दिया इसने, क्या ऑटोसोमल डोमिनेंट भी कर रहा है ये? तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करना पड़ेगा, फिर मैं सारे पे वाइटनर लगा के इन्हें छुपाऊँगा, उसके बाद में फिर मैं वापस आपको बताऊँगा। चलिए तो देख लेते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट है या नहीं। ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए हमको देखना पड़ेगा कि अगर कैपिटल डी एक भी है तो डिसीज़ हो जाएगी। तो 3 केस में एक ये अकेला केस है जिसमें डिजीज़ नहीं होगी, इन दोनों केसेस में डिजीज़ हो जाएगी। अब इसके बेसिस पे आप इन्फॉर्मेशन लिख लो, जहाँ पे डिजीज़ नहीं दिख रही है वहाँ आँख बंद करके आप स्मॉल डी लिख लो, स्मॉल डी स्मॉल डी सब जगह स्मॉल डी आप लिख लो, स्मॉल डी, ये यहाँ पे स्मॉल डी क्यों लिख दिया मैंने, फ्लो में बह गया और सब में स्मॉल डी लिख गया, कोई बात नहीं। देखो इस क्रॉस लाइन से टेंशन मत लेना कि ये क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस मदर की डेथ हो गई है, ठीक, यानी कि शादी हुई, बच्चे हुए, फिर डेथ हो गई, शायद कोरोना से ही, लेकिन इस लाइन का टेंशन यहाँ मत लेना क्योंकि प्रोजेनी बन गई है, उसके बाद डेथ होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमारी पैडिग्री यहाँ पे सॉल्व हो रही है, ठीक। अब जिनके पास में डिजीज़ है उनके पास में एटलीस्ट एक कैपिटल डी होना ही चाहिए, तो जहाँ जहाँ पे डिजीज़ दिख रही है यहाँ पे आप एक कैपिटल डी तो लिख ही लो, ठीक है, और तो कहीं बचा नहीं। अब आप देखो कि और कंडीशन क्या पॉसिबल है। अब आप ये देखो कि अगर इनके पास में, इसके पास में, इन दोनों की, इन 3 प्रोजेनी के पास में अगर दोनों स्मॉल डी हैं तो इसका मतलब इसको एक स्मॉल डी इसकी मदर से मिला होगा तो दूसरा इसके फादर से मिला होगा, तो यानी फादर के पास भी स्मॉल डी होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करके देखो कि क्या ये प्रोजेनी पॉसिबल है। तो अगर आप क्रॉस करा के देखोगे तो फादर से आपको मिलेगा कैपिटल डी गैमिट और स्मॉल डी गैमिट, और मदर से केवल स्मॉल डी मिलेगा। क्रॉस कराओगे तो कैपिटल डी स्मॉल डी मिल सकता है, स्मॉल डी मिल सकता है, यानी कि हो सकता है डिजीज़ हो सकता है डिजीज़ ना हो, दोनों ही कंडीशन पॉसिबल है। तो डिजीज़ नहीं है वो भी दिख रहे हैं, डिजीज़ है वो भी दिख रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, दोनों के दोनों में इन पेरेंट्स से मिल सकते हैं। अब दूसरी में सबसे कमाल की बात देखो यहाँ पे है कि इन दोनों को पेरेंट से जो प्रोजेनी है इनमें क्या दिख रहा है कि इन दोनों पेरेंट के पास में डिजीज़ नहीं है, इन दोनों पेरेंट के पास में एक भी डिजीज्ड एलील नहीं है, लेकिन इनकी प्रोजेनी के पास में डिजीज्ड एलील है। कैसे पॉसिबल है? दोनों के पास में दोनों ही स्मॉल डी हैं, इनका क्रॉस कराओगे तो गैमेट केवल स्मॉल डी बनेंगे, इनकी प्रोजेनी केवल स्मॉल डी पॉसिबल है। तो जब ना फादर के पास में कैपिटल डी है ना मदर के पास में कैपिटल डी है तो बच्चों के पास में कैपिटल डी आएगा कैसे? यानी कि इस जगह पर जाके हम लोग कह सकते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट का कंडीशन यहाँ पे नहीं है। इतने से ही काम चल जाएगा, चाहो तो एक्सक्लूसिव भी चेक कर लेना, मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ। अब हमें इतना तो पता चल गया कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, चेक कर चुके हम लोग। हमें इतना भी पता चल गया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, लेकिन हमें खाली इतना नहीं बताना कि कौन सा है, हमें ये भी बताना है कि कौन से इंडिविजुअल हैं जो कंफर्म कर रहे हैं, कंक्लूसिवली बता रहे हैं कि यही है। उसके लिए क्या करोगे? देखो, अगर हमने ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन ली थी तब भी ये वाला पार्ट तो सेटिस्फाई हो रहा था,
और हमने जब ऑटोसोमल रिसेसिव लिया तब भी पार्ट सेटिस्फाई हो रहा था, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन को अगर आप देखोगे तो ये पेरेंट और उनकी प्रोजेनी ये ऑटोसोमल रिसेसिव के अकॉर्डिंग भी सही थी इतनी पेडिग्री ऊपर वाली, और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में भी सही थी। यानी कि अगर हम केवल अगर इसको देखें तो हमको नहीं पता चल सकता कि ये पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन यहाँ पे सही हो रही थी। अब ध्यान ना दिया हो तो वापस से वीडियो देख लेना। लेकिन अगर आप नीचे आकर देखो तो ये पेरेंट और ये प्रोजेनी क्लियरली बता रहे हैं कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है। ऑटोसोमल रिसेसिव का केस हमने देखा तो ये पेरेंट और ये प्रोजेनी हमें दिखा रहे थे कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, लेकिन ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये प्रोजेनी दिखा रहे हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है। यानी कि कंक्लूसिवली बताया किसने हमको कि ऑटोसोमल रिसेसिव ही है, तो इन्होंने, क्योंकि ये तो ऑटोसोमल डोमिनेंट को भी शो कर रहे थे, ऑटोसोमल रिसेसिव को शो कर रहे थे, तो ये जो है ये बता रहे हैं एक्चुअल में हमें कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं हो सकती, ऑटोसोमल रिसेसिव ही हो सकती है। तो इसके जो क्वेश्चन का आंसर था 2 पार्ट में था। एक तो ये जो डिजीज़ है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, दूसरा कौन कौन से मेंबर हैं जो कंक्लूसिवली बता रहे हैं कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव ही है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि थर्ड जनरेशन का सेकंड और थर्ड मेंबर और फोर्थ जनरेशन का फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव केस है और कंक्लूसिवली बता रहे हैं थर्ड और फोर्थ का सेकंड थर्ड का और फोर्थ का फर्स्ट सेकंड मेंबर। ठीक, तो ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए है ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, थर्ड का सेकंड और थर्ड इंडिविजुअल और फोर्थ जनरेशन का फर्स्ट एंड सेकंड इंडिविजुअल कंक्लूसिवली डेमोन्स्ट्रेट द मोड ऑफ इनहेरिटेंस। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है ए। ठीक, तो पेडिग्री वही थी, लेकिन ये देखना था कि कौन सा ट्रेट है और ये भी देखना था कि कौन से इंडिविजुअल हैं जो कंफर्म करें। अगर आप ट्रिक से बात करोगे तो हो सकता है गलती करो यकीनन, क्योंकि यहाँ पर आपको जीनोटाइप भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये केस ऑटोसोमल डोमिनेंट भी शो कर रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी शो कर रहा है, लेकिन ये केस रिसेसिव शो कर रहा है, डोमिनेंट शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ट्रिक पे मत जाना, तरीके से करो। ठीक, अब आते हैं वो क्वेश्चन जिसकी वजह से सारी वीडियो बनी है। ये दिसंबर 19 में आया वो क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन दिसंबर 2019 का जो भी आया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, काफ़ी सही क्वेश्चन ये है। तो ये जो क्वेश्चन है ये है अ पेडिग्री शोन बिलो डिपिक्ट्स दैट द इंडिविजुअल फर्स्ट जनरेशन का फर्स्ट इज हेटेरोजाइगस for a dominant disease allele and for molecular marker M1 and M2. The paternal molecular markers present in the progeny individuals are indicated in this pedigree. The following statement may be drawn from the above pedigree. यानी कि हो क्या रहा है, इसने बोल रखा है कि जो पेरेंट है, पेरेंट में फर्स्ट जनरेशन का जो फर्स्ट मेंबर है वो एक डिजीज से बोल रखी है, एक डिजीज़ है डोमिनेंट डिजीज़। डिजीज़ कौन सी है, डिजीज़ है डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब क्या है कि कैपिटल डी एक भी होगा तो डिजीज़ करेगा, यहाँ पे डिजीज़ नहीं होगी। तो इसने बोल रखा है कि जो फर्स्ट मेंबर है वो हेटेरोजाइगस है, यानी कि कैपिटल डी स्मॉल डी इसके पास में हमको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। दूसरा इसने बोला है कि मॉलिक्यूलर मार्कर के लिए भी ये हेटेरोजाइगस है, यानी कि इसके पास में जो मॉलिक्यूलर मार्कर है वो M1 M2 है। मॉलिक्यूलर मार्कर को आप इस क्वेश्चन के लिए खाली ये सोच के देखो कि कोई जीन का पार्ट है। ठीक, उस अब देखो अगर ये 2 क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसमें मान लिया कि यहाँ पे कैपिटल डी है, तो इसी सेम क्रोमोसोम के दूसरे पार्टनर की सेम जगह पर स्मॉल डी हो सकता है या कैपिटल डी हो सकता है, यानी कि ये कंडीशन है। ऐसी मान के चलो कि एक और हमने इसका पार्ट ले रखा है और उसका हमने नाम दे रखा है M1 और दूसरे वाले के पास हो सकता है M2 हो, यानी कि एक तरीके से मॉलिक्यूलर मार्कर की भी 2 यहाँ पे कॉपी है, या तो M1 टाइप का है या फिर M2 टाइप का है। ठीक है, तो इसने बोल रखा है कि जो पेरेंट फर्स्ट है वो हेटेरोजाइगस है फॉर डिजीज्ड एलील
एंड फॉर मार्कर ऑल्सो, यानी कि उसके पास में M1 M2 है और कैपिटल डी स्मॉल डी है ये। और इसने बोल रखा है कि जो हमारा सेकेंड इसका पेरेंट है वो होमोजाइगस है, स्मॉल डी, और मार्कर भी उसके पास में दोनों M2 M2 टाइप के। यानी कि अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखो तो जो इस फादर के पास में है वो कैपिटल डी स्मॉल डी है और M1 M2 ये कंडीशन है, और जो मदर है उसके पास में स्मॉल डी है और मार्कर दोनों M2 टाइप के हैं। ठीक है, ये कंडीशन दिख रही है। अब इसने बोला है कि इन पेरेंट्स की जो प्रोजेनी है उसमें दिखा रखा है कि उसमें मार्कर कौन कौन से प्रेजेंट हैं और साथ में डिजीज्ड है या नहीं है। ठीक, अब हमें इसमें चेक क्या करना है कि इनमें से कौन पैटर्नल है कॉम्बिनेशन और कौन सा रिकॉम्बिनेंट है। देखो पैटर्नल का मतलब क्या है, पैटर्नल का मतलब है कि अगर यहाँ पे मैं इसको वापस से सही से बना देता हूँ कि कंडीशन ये है डी स्मॉल डी M1 M2 स्मॉल डी M2 ये है मेल, ये है फीमेल पेरेंट। अब इसने क्या बोलना है, पैटर्नल कॉम्बिनेशन क्या है। पैटर्नल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि डोमिनेंट एलील के साथ में M1 मार्कर होना चाहिए और रिसेसिव एलील के साथ में M2 मार्कर होना चाहिए, ये पैटर्नल है। ठीक, अब हमें सबसे पहले तो ये पता करना है कि जो प्रोजेनी है वो रिकॉम्बिनेंट है या पैटर्नल। यानी कि अगर प्रोजेनी की हम बात करें तो अगर उसके पास में कैपिटल डी है तो उसके पास में M1 ही होना चाहिए, और उसके पास में स्मॉल डी है तो उसके पास में M2 ही होना चाहिए। यानी कि अगर डिजीज़ है उसके अंदर किसी प्रोजेनी के अंदर तो उसके पास में मार्कर M1 ही होना चाहिए, और अगर कोई नॉर्मल है तो उसके पास में मार्कर M2 ही होना चाहिए पैटर्नल के हिसाब से, क्योंकि नॉर्मल के साथ में M2 है, डिजीज़ के साथ में M1 है। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करो, इसने बोल रखा है कि ये जो प्रोजेनी है फर्स्ट, इसमें डिजीज़ है, ठीक, कोई बात नहीं, साथ में इसके पास M1 मार्कर है, यानी कि इसके पास में डिजीज़ है और साथ में M1 मार्कर है, यानी कि डिजीज़ कैपिटल डी और M1, यानी कि ये पैटर्नल कॉम्बिनेशन शो कर रहा है। इसने क्या बोला है सेकेंड प्रोजेनी में कि इसके पास में मार्कर M1 है लेकिन इसके पास डिजीज़ नहीं है, यानी कि इसके पास में मार्कर तो M1 है लेकिन एलील कौन सा है, स्मॉल डी। अब पेरेंट में क्या था, कैपिटल डी और M1, ये कंडीशन थी। तो अगर इस प्रोजेनी के अकॉर्डिंग स्मॉल डी के साथ में M1 आया तो इसका मतलब ये इधर पहुंच गया और ये इधर पहुंच गया, यानी कि क्रॉसिंग ओवर हुआ है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि पैटर्नल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि डिजीज़ के साथ में M1 होना चाहिए केवल, और नॉर्मल के साथ में M2 होना चाहिए। यहाँ पे नॉर्मल के साथ में M1 दिख रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा, यानी कि यहाँ पे डिजीज़ नहीं है। फिर भी मार्कर क्यों है, क्योंकि ये पार्ट स्मॉल डी के पास चला गया होगा, M2 मार्कर कैपिटल डी के पास चला गया होगा, तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट है। अब यहाँ पे डिजीज़ है, साथ में M1 मार्कर है, यानी कि ये पैटर्नल कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे डिजीज़ नहीं है और M2 मार्कर है, यानी कि ये भी पैटर्नल कॉम्बिनेशन है इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे डिजीज़ है और M2 मार्कर है, जबकि होना नहीं चाहिए, डिजीज़ के साथ में M1 होना चाहिए, लेकिन डिजीज़ के साथ में M2 मार्कर है, यानी कि क्या हुआ होगा कि कैपिटल डी के पास में M1 होना चाहिए था पैटर्नल पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, लेकिन है कौन सा M2, इसका मतलब कि दूसरे वाले से M2 इसके पास पहुँच गया होगा क्रॉसिंग ओवर के बाद, यानी क्रॉसिंग ओवर के बाद डी M2 ये कंडीशन बन गई होगी और इसके पास में डी M1 बन गई होगी। तो ये कौन से हैं, रिकॉम्बिनेंट है। तो ये पैटर्नल M1 कैपिटल डी, ये पैटर्नल M1 कैपिटल डी, ये पैटर्नल क्योंकि M2 के साथ में स्मॉल डी है, डिजीज़ नहीं है। इसके केस में क्या है कि डिजीज़ है, इसका मतलब कैपिटल डी है, और मार्कर M2 है, इसका मतलब क्या है कि डिजीज़ के साथ में मार्कर है, इसका मतलब ये रिकॉम्बिनेंट, डिजीज़ के साथ में मार्कर है, इसका मतलब ये रिकॉम्बिनेंट है। इसने बोला कि डिजीज़ नहीं है, यानी कि स्मॉल डी है और मार्कर M2 है, स्मॉल डी के साथ में मार्कर M2 ही होना चाहिए, स्मॉल डी के साथ मार्कर M2 होना चाहिए, यानी कि पैटर्नल कॉम्बिनेशन है। इसने बोला डिजीज़ है और M1 है, डिजीज़ है और M1 है, यानी कि इसका मतलब ये पैटर्नल है।
इसने बोला डिजीज़ नहीं है और मार्कर M2 है, डिजीज़ नहीं है और मार्कर M2 है, यानी कि इसका मतलब ये भी पैटर्नल है। इसने बोला कि डिजीज़ नहीं है लेकिन मार्कर M1 है, यानी कि डिजीज़ तो नहीं है लेकिन मार्कर M1 है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट कंडीशन शो हो रही है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सर्कल, ये जो स्क्वायर है पूरा फिल नहीं है, इसमें लाइनें बनी हुई हैं ऐसे करके। तो इसमें मानना तो हमें चाहिए कि डिजीज़ड है, मान लेते हैं डिजीज़ड है, क्योंकि सर या तो कम्प्लीटली ब्लैंक होता, लेकिन अब फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड सही, तो मान लेते हैं इसको एक बार को पेरेंट है। ठीक, अब इसने बोला है, इतना पता चल गया, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो M1 के साथ में डिजीज़ होनी चाहिए, M2 के साथ में डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर M1 के साथ में डिजीज़ नहीं दिख रही है तो उसका मतलब रिकॉम्बिनेशन का केस है, M1 के साथ डिजीज़ नहीं दिख रही है। और अगर M2 के साथ में डिजीज़ दिख रही है तो रिकॉम्बिनेशन का केस है। तो जहाँ पे M1 और डिजीज़ साथ में वो पेरेंट है, जहाँ पर M2 और नॉर्मल कंडीशन साथ है वो पेरेंट है, बाकी सारे रिकॉम्बिनेंट है। अब इसने बोला है पहला ऑप्शन ए, द टू लोसाई कैपिटल D स्मॉल d एंड M1 M2 अपीयर्स टू बी लिंक्ड। अब देखो लिंकेज जेनेटिक्स का अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिंकेज। ठीक है, लिंकेज का लिंकेज वहाँ पढ़ते हैं हम आराम से, इसको क्लास में काफ़ी देर तक 3-4 घंटे हम पढ़ते हैं लिंकेज को। यहाँ पे केवल मैं ये बता रहा हूँ, लिंकेज का मतलब है साथ साथ रहना। ठीक, अगर ये क्रोमोसोम का एक पार्ट है, क्रोमोसोम का दूसरा पार्ट है, या मान के चलते हैं पार्ट नहीं, ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है। ठीक, अगर ये दोनों अलग अलग प्रेजेंट है तो ये कहीं भी मूव करे, ये कहीं भी मूव करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इधर मूव कर जाए, ये इधर मूव कर जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों को हम साथ में रख दें, इनको लिंक करा दें, ग्लू से चिपका दें, अब जहाँ ये पार्ट जाएगा वहीं पे ये पार्ट जाएगा, चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए। तो ये है लिंकेज। लिंकेज का मतलब क्या है कि ये दोनों साथ साथ रहेंगे और जहाँ भी मूव करेंगे एक साथ करेंगे। जितनी स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगी उतना ही स्ट्रॉन्गली ये एक दूसरे के साथ रहेंगे, रिकॉम्बिनेशन होने के चांस कम रहेंगे। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि मान लिया ये क्रोमोसोम है, इसमें कैपिटल D है, M1 है, स्मॉल d है, M2 है। ये एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी है जो हमारे अंदर प्रेजेंट रहती है, होमोलोगस क्रोमोसोम की। अब रिकॉम्बिनेशन होने का मतलब क्या है कि ये यहाँ से टूटा और इधर शिफ्ट हो गया, और ये यहाँ से टूट के उल्टा बना दिया, कोई बात नहीं, इधर शिफ्ट हो गया। यानी कि कंडीशन क्या है कि M2 जो है वो इधर पहुँच गया और M1 जो है इधर पहुँच गया। यानी कि ये अगर मैं मान लूँ ये दोनों है सपोज, ठीक, ऐसे रख लेते हैं इसको, ये दोनों हैं इस तरीके से। ठीक, अब सपोज करो ये लिंक्ड है, तो लिंक का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के साथ में प्रेजेंट है। अब जहाँ ये पार्ट जाएगा वहीं इसके साथ वाला पार्ट भी मूव करेगा। लेकिन अगर ये लिंक्ड नहीं होते, अगर ये एक दूसरे से दूर दूर प्रेजेंट होते, तो हो सकता है कभी मियोसिस में शफलिंग के टाइम पे ये पार्ट टूट के इधर आ जाता, ये पार्ट टूट के इधर आ जाता। अब ये दोनों इधर मूव करते और ये दोनों इधर मूव कर लेते। लेकिन अगर ये टाइटली लिंक्ड हैं, टाइटली एक दूसरे के साथ प्रेजेंट हैं, तो अब इनका एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, ना ये इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है। तो अगर ये मान लीजिए बहुत लूजली एक दूसरे से कनेक्शन में, तो ये ईज़िली रिमूव हो सकते हैं और चेंज हो सकते हैं। लेकिन अगर इनको हम टाइटली एक दूसरे के साथ फिक्स कर दें तो अब ये ईज़िली रिमूव एक दूसरे से नहीं हो सकते। यानी कंडीशन क्या है कि जितना ज़्यादा जीन पास में होंगे, ये अगर कोई क्रोमोसोम है, ये अगर क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम कंपेयर कर लेते हैं, तो मान लिया एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और मान लिया एक यहाँ पर है जीन इस क्रोमोसोम पर, एक यहाँ पर है। क्रॉसिंग ओवर होना है इस एरिया में, यानी कि यहाँ से कहीं टूटेगा और दूसरे के साथ जाके बाइंड हो जाएगा। अब सोच के बताओ कि क्रॉसिंग ओवर के चांस कहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि इन दोनों के अलग अलग होने के चांस कहाँ पे ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे इतना बड़ा पार्ट है जहाँ पे ये कहीं पर भी ब्रेक हो सकता है, और
दूसरे के साथ जाके बाइंड हो सकता है। और यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पर ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, यानी कि जो जितना ज़्यादा एक दूसरे के करीब होगा उतनी ही उनकी लिंकेज स्ट्रॉन्ग होगी, वो एक दूसरे के साथ उतना स्ट्रांगली प्रेजेंट रहेंगे। जितने पास पास होंगे उतने टूटने के चांस ज़्यादा होंगे, अलग होने के चांस ज़्यादा होंगे। जितना ज़्यादा क्लोजली प्रेजेंट होंगे उतना ही इनके बीच में कट लग पाना मुश्किल होगा, दूसरे के पास मूव कर पाना मुश्किल होगा। तो लिंकेज हमें क्या बता रहा है? लिंकेज हमें केवल इतनी बात बता रहा है कि ये एक दूसरे के साथ हैं नहीं। अगर एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली प्रेजेंट होंगे तो ये कहीं मूव नहीं करेंगे, एक साथ प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि बीच में साइट ही नहीं है जहाँ पे इनको हम एक्सचेंज करा सकें। अगर दूर दूर प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये आराम से ईजिली कहीं से भी कट होगा और यहाँ से ये एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज होने का मतलब क्या है कि ये मान लो पेरेंटल कंडीशन है, इसको मान लो कि ये डी कैपिटल डी है, ये M1 है, ये मान लो कैपिटल ये स्मॉल डी है और ये M2 है, ये है पैटर्नल कंडीशन। लेकिन अगर इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है तो ये पार्ट मान लिया मूव करके इधर आ गया और ये पार्ट मान लिया मूव करके इधर आ गया। अब ये क्या है? ये है रिकॉम्बिनेंट। ठीक, अब आई होप लिंकेज थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर समझाने में मेरे को पता भी नहीं चल रहा, मैं बताऊँ कैसे वीडियो में। चलिए, अब इसकी 10 प्रोजेनी है इन दो पेरेंट्स की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से रिकॉम्बिनेंट कितने? तो रिकॉम्बिनेंट देखो कि 1 2 और ये 3, यानी कि 10 में से 3 रिकॉम्बिनेंट हैं और बाकी सारे के सारे क्या पैटर्नल। इसको अगर आप डिसीजन मानते हो रिकॉम्बिनेंट बैठेगा तो 3 या 4, अगर इसको भी हम काउंट कर लें तो 4। बाकी के 6 क्या है हमारे पास में? पैटर्नल है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 10 बार मान के चलें कि 10 बार ये एक दूसरे से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनमें से 3 बार या 4 बार ये एक्सचेंज हो गए हों और 6 बार ही साथ साथ रहे हों। इसका मतलब क्या है कि इनमें लिंकेज ज़्यादा होगा या कम होगा, स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। तो अगर ये 10 में से 6 बार एक साथ मूव कर रहे हैं, पैटर्नल कंडीशन ही शो हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे से टूटे नहीं होंगे, ये ब्रेक होके अलग अलग नहीं गए होंगे, एक्सचेंज नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ होगा, तभी तो साथ साथ में। अगर ये यहाँ से कट लगे और ये चेंज हो जाए तो मतलब क्रॉसिंग ओवर हुआ। तो अगर 10 में से 6 कंडीशन में यानी 60% केसेस में अगर ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं और 40% केसेस में ये अलग अलग है या फिर ये एक्सचेंज हो गए, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हो रही है, फिर साथ साथ में ज़्यादा घूम रहे हैं। तो साथ साथ में ज़्यादा घूम रहे हैं यानी कि लिंकेज ज़्यादा होगी कम होगी? ऑब्वियसली लिंकेज ज़्यादा है। अगर लिंकेज कम होती तो ये सारे के सारे एक्सचेंज जाते हैं तो हमको रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा दिखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पेरेंटल ज़्यादा दिख रहे हैं, तो उसका मतलब इनके बीच में लिंकेज स्ट्रॉन्ग है, ये ईजिली एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं। ईजिली अलग नहीं हो रहे इसका मतलब क्या है कि ये रिकॉम्बिनेंट नहीं बना रहे हैं। कैपिटल डी के साथ में M1 ही ज़्यादातर घूम रहा है और स्मॉल डी के साथ में M2 ही ज़्यादातर घूम रहा है, जो कि कंडीशन हमें क्वेश्चन में दिख भी रही है। इसका मतलब क्योंकि मोस्टली पैटर्नल हैं या पेरेंटल हैं, तो इसका मतलब ये क्रॉसिंग ओवर शो नहीं कर रहे हैं, एक्सचेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब लिंकेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितना ज़्यादा पास उतना ही कम इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर, जितने कम क्रॉसिंग ओवर उतने कम रिकॉम्बिनेंट का नंबर। जितने दूर होंगे उतना ही ज़्यादा चांस होगा क्रॉसिंग ओवर का, उतने ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट कम बन रहे हैं, इसका मतलब ये लिंकेज शो कर रहे हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो क्या है? द टू लोसाई कैपिटल डी स्मॉल डी एंड M1 M2 अपीयर्स टू बी लिंक्ड। तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है कि ये दोनों लिंक्ड हैं, क्योंकि इसमें पेरेंटल ज़्यादा है, रिकॉम्बिनेंट कम है। जो बी ऑप्शन है उसने क्या बोला है? द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द टू लोसाइज 20%। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि टोटल रिकॉम्बिनेंट आप ले लो अपॉन टोटल प्रोजेनी आप ले लो इंटू 100, तो जो आंसर आएगा वो आपका परसेंटेज में आ जाएगा। यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट कितने? अगर आप इसको हटा भी दोगे तो 3, साथ में ले लोगे तो 4। तो मान लेते हैं कि इसको हटा के हम लोग ले लेते हैं 3 रिकॉम्बिनेंट है, टोटल प्रोजेनी 10 है इंटू 100। इसका मतलब कि 30% हमारे पास रिकॉम्बिनेंट होने चाहिए। यहाँ पे आंसर 20% है। तो अभी देख लेते हैं क्या आंसर है। अभी फ़िलहाल जो रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी आ रही है वो 30% आ रही है। ठीक, बी ऑप्शन अभी के हिसाब से गलत लग रहा है। सी ऑप्शन देख लेते हैं। इफ़
LOD score comes out to be 3, then it ensures that the two loci are independently assorting. देखो अब LOD स्कोर के बारे में ज़्यादा आप टेंशन मत लो. LOD जो स्कोर होता है इसका जो फुल फॉर्म होती है उसको बोलते हैं लॉग ऑफ लॉगरिदम ऑफ ओड्स. LOD लॉगरिदम ऑफ ओड्स, ODDS. लोड स्कोर हम लोग चेक करते हैं ये देखने के लिए, या लोड स्कोर हम कैलकुलेट करते हैं ये देखने के लिए कि कोई भी दो जीन्स जिनको हम कंसिडर कर रहे हैं वो लिंक्ड हैं या अनलिंक्ड हैं. ठीक, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं या फिर वो एक साथ मूव कर रहे हैं. अगर आपने जेनेटिक्स का बेसिक पढ़ा हो, मेंडल का लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि कोई भी दो जीन्स हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं. यानी कि अगर कोई जीन ए है कोई जीन बी है और इसकी एक दूसरी फॉर्म स्मॉल और स्मॉल बी है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि कैपिटल ए और या फिर ए जीन और बी जीन का मूव करना एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ए जीन की कौन सा एलील जा रहा है और बी जीन का कौन सा एलील जा रहा है. ए ने सोचा कि मुझे इस साइड में कैपिटल ए भेजना है तो बी सोच सकता है कि मैं इस साइड में स्मॉल बी भेज दूँ. ऐसा कुछ नहीं कि कैपिटल ए के साथ में कैपिटल बी जाएगा, कैपिटल ए के साथ में स्मॉल बी जाएगा, स्मॉल ए के साथ में कैपिटल बी जाए. यानी कि इनमें से कोई भी कंडीशन पॉसिबल है. ये कहता है जेनेटिक्स का मेंडल्स का लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लेकिन ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट केवल तब पॉसिबल है जब ये दो जीन एक दूसरे के साथ लिंकेज में ना हो. यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कह रहा है कि ये दो जीन्स हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, कि ये दो जीन्स हैं, मान लिया जीन ए जीन बी. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कह रहा है कि इसका मूवमेंट और इसका मूवमेंट एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है. ये किधर भी जाए ये किधर भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. लेकिन ये केस तब तक है जब तक कि एक दूसरे के साथ लिंकेज में नहीं है. अगर तुम दोनों ने इनके हाथ मिला के इनके हाथ पे टेप लगा दिया, अब जहाँ ये जाएगा वहीं पर ये भी जाएगा, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर. तो ये है लिंकेज का केस. लिंकेज के केस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का फॉर्मूला ख़त्म हो जाता है. जब तक लिंकेज नहीं है तब तक ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे कहाँ भी जाए. लिंकेज होते ही अब ये लोग साथ में मूव करेंगे. तो हाँ, लोड स्कोर हम चेक करते हैं ये देखने के लिए कि ये और ये दो जीन्स या दो डीएनए की सीक्वेंस या दो डीएनए के पार्ट ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं या फिर ये लिंक्ड हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं. ठीक, अब लोड स्कोर कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका टेंशन मत लो. एक फैक्ट याद रखो कि अगर लोड स्कोर की वैल्यू मोर देन 3 आती है तो इसका मतलब है कि जो दो जीन्स को लेकर हमने लोड स्कोर चेक किया है वो दो जीन्स लिंक हैं. ठीक है, और लेस देन 3 आती है तो इसका मतलब वो अनलिंक्ड है या वो इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट शो कर रहे हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी यही है लोड स्कोर की, कि अगर मोर देन 3 है तो ये लिंक्ड है, लेस देन 3 है तो ये अनलिंक्ड या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहे हैं. ठीक, तो लोड स्कोर समझ में आया क्यों चेक करते हैं. लोड स्कोर चेक करते हैं हम किन्हीं भी दो जीन्स को डीएनए के सीक्वेंस मार्कर जो भी है उनको ही देखने के लिए कि वो लिंक्ड हैं या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर रहे हैं. लोड स्कोर की वैल्यू अगर 3 से ज़्यादा आती है तो हम बोलते हैं कि वो लिंक्ड है. 3 से कम आती है तो हम बोलते हैं वो अनलिंक्ड है. कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमारा मुद्दा है नहीं. अब इसका सी ऑप्शन पढ़ते हैं. इफ़ लोड स्कोर कम्स आउट टू बी 3 then it ensure that two loci are independently assorting. हमें पता है कि 3 या 3 से ज़्यादा होने पर जो दो लोसाई, दो जीन्स, दो मार्कर, दो सीक्वेंस लिंक्ड होते हैं ना कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट. तो इसका मतलब सी ऑप्शन क्या है, इसका गलत हो गया. डी ऑप्शन में क्या है, अ लोड स्कोर लेस देन 1 वुड हैव इंश्योर दैट टू लोसाई आर लिंक्ड. लेस देन 3 होने पे ये शो करता है अनलिंक्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. यानी कि इसके दोनों ऑप्शन ही गलत हैं. 3 से ज़्यादा होने या 3 होने पे लिंक्ड, 3 से कम होने पे अनलिंक्ड. ठीक, तो इसका मतलब इसका ए ऑप्शन सही है, सी गलत है, डी गलत है, बी भी गलत होना चाहिए. इसके अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ए ऑप्शन केवल एक ही ए स्टेटमेंट केवल एक ही ऑप्शन में, वो है ऑप्शन 3 और उसके साथ में बी भी है. यानी कि जो तुम्हारा पास 3 वाला ऑप्शन है उसमें स्टेटमेंट ए एंड बी दे रखा है. बाकी फर्स्ट ऑप्शन में सी एंड डी, सेकंड में ओनली सी, फोर्थ में ओनली डी.
हमें पता है सी भी गलत है, हमें पता है डी भी गलत है, तो सेकंड और फोर्थ हो नहीं सकता, और फर्स्ट में सी और डी दोनों ही गलत हैं, और ए सही है। तो इसका मतलब हमको जाना पड़ेगा इसमें आंसर ए एंड बी के साथ में, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, यानी कि टू लोसाई ये लिंक्ड है। क्यों? क्योंकि पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा दिख रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट कम दिख रहे हैं। लोड स्कोर 3 से ज़्यादा होता तो लिंक्ड होते, 3 से कम होता तो अनलिंक्ड होते। यहाँ पे दोनों में इसमें इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, सी और डी में, तो वो गलत हो गए। बी में आंसर 30 या 40% आना चाहिए, 20 पता नहीं क्यों आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में अगर ए और बी दोनों दे रखे हैं और कोई चॉइस हमारे पास में है नहीं, तो ज़्यादा विवेकानंद बनने की कोशिश मत करना। नंबर 4 मिलते हैं, आराम से टिक करो जब कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो ये है हमारा पेडिग्री के वो क्वेश्चन सिमरन ने पूछा था। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, या कोई और डाउट हो किसी और क्वेश्चन में जो CSIR में आया हुआ है तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। अभी जो मुझे मिले वो मैंने कर दिए, ठीक है। बाकी लाइक करो, शेयर भी कर देना दोस्तों को जो खाली बैठे घर में, कुछ कर लेंगे एटलीस्ट, कुछ ना करो दिमाग ख़राब तो करा ही देना है वीडियो दिखा के तो शायद ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के वो पीछे वाले पार्ट भी देखना स्टार्ट करें समझने के लिए। सब्सक्राइब तो कर ही देना, और कमेंट सेक्शन में बता भी देना अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कौन सा और चीज़ आप पढ़ना चाह रहे हो। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि वापस आया हूँ तो आपको 2-3 वीडियो लेक्चर में और दूँ किसी अच्छे टॉपिक के, वो मैं देखता हूँ आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग कि दे सकता हूँ नहीं दे सकता। अभी के लिए इतने काफ़ी। चलिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मज़े में रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।